तब यहाँ कुछ बच्चों पर हेडमास्टर एल्ड्रो की बातों का असर हो जाता है और मिगेल का भी सिर दुखने लगता है, जिस वजह से रोड उसका हालचाल पूछने लगता है और मिगेल उसे उसकी चिंता छोड़ के एल्ड्रो के पीछे जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से ये चांस मिला होता है। तब वहाँ पर जो स्टूडेंट्स बच गए होते हैं, एल्ड्रो उन सभी को स्कूल की मेन बिल्डिंग में इकट्ठा होने के लिए कहता है ताकि वो लोग लड़ाई की तैयारी कर सकें। यहाँ पर ईश्वर की बेइज्जती हुई है, तो इसलिए हमें इसे ठीक करना ही होगा। और हाँ, सोल्जर्स को कह दो कि चाहे स्कूल के अंदर जो मर्जी हो जाए, पर वो लोग अंदर नहीं आएंगे और यही गॉड की मर्जी है। तब रोब एल्ड्रो के चेहरे को देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है ताकि वो सारे सोल्जर्स को एल्ड्रो का आदेश दे सके। तब हम देखते हैं अचानक से एल्ड्रो का चेहरा उखड़ने लगता है, पर वो उसे संभाल के ठीक कर लेता है और नोटिस करता है कि क्लेविटिस के टावर के आसपास फॉग इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई है, जिसे देखकर क्लेविटिस को भी एहसास हो जाता है कि ये काम ज़ेविथियर का ही है। तब ज़ेविथियर अपने साथी गार्ड को लेकर वहाँ पर आ जाती है। तो कैसे हो गार्ड? हमने काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है। तुमने सही कहा, और उस टाइम तुमने मुझे बताया था कि तुम क्लेविटिस के सर्वेंट हो। वो मैंने इस वजह से कहा था क्योंकि मेरे पास एक आउटसाइडर को सच बताने का कोई रीजन नहीं था। उसे छोड़ो और ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो? आखिरकार क्यों तुम इनके सामने आए हो और आखिरकार क्यों तुमने इन्हें चैलेंज कर दिया है? वो मैंने इस वजह से किया क्योंकि मैं इस तरह छुप छुप के बोर हो गया था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमने तो ये डिसाइड किया था कि तुम अपनी इस ह्यूमन फॉर्म को उस ह्यूमन बेबी लूना की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल करोगे। आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? अगर तुम इस चीज को मुझसे छुपाना चाहते थे तो तुम्हें इसके बारे में फॉरेस्ट के नजदीक नहीं कहना चाहिए था। मैं ये समझ सकती हूँ कि तुम्हें उस बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हीरो की डेथ के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे पास सिर्फ डार्क वेज के लॉर्ड होने का फर्ज निभाना ही रह गया था और इस वजह से तुम्हें एम्प्टीनेस महसूस होने लगी। पर तभी तुम्हें एक गोल मिला जिसके लिए तुम जी सकते हो और इस टाइम तुम सच में बहुत ज्यादा अलाइव लग रहे हो। आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो बुढ़िया? मैं तुम्हें ये याद दिला रही हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, और अगर सबको पता लग जाएगा कि क्लैन नी क्लेविटिस है तो तुम्हारा प्लान तबाह हो जाएगा। मुझे इस बारे में पता है। फिर आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इसे करने के मेरे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला तो ये कि मैं सर्च कर करके बोर हो गया था, तो इसलिए मैं उन्हें चारा डाल रहा हूँ ताकि वो खुद अपनी असलियत को मेरे सामने ले आएं। और दूसरी ये कि मैं इतना ज्यादा क्योस पैदा करना चाहता हूँ ताकि मेरी सर्वेंट जहाँ पर कैद है वहाँ से भाग सके, क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो वो किसी भी जगह से बाहर निकल सकती है, क्योंकि वो हीरो है जो कि मुझे चोट पहुँचाने में कामयाब हो गई थी। तो ये बात है, तो फिर मैं भी ये देखना चाहूंगी कि तुम्हारा लूना और एलिसिया का क्या होता है और ये कैसे तुम्हारी हजारों सालों की मिटी हुई यादाश्त की कमी को पूरा करेगा। मुझे लगता है कि वार्डन का भी इस गुमी हुई यादाश्त से कुछ लेना देना है और इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। तब क्लैन ज़ेविथियर से पूछने लगता है कि आखिरकार उसने वहाँ पर वो फोग इकट्ठी क्यों की है, जिस वजह से ज़ेविथियर उसे बताती है कि ये उसने उसकी मदद करने के लिए की है ताकि क्लैन को सबके साथ इकट्ठे ना लड़ना पड़े, और ऊपर से वो ये भी चाहती है कि ज्यादा बच्चे भी ना मरे। तब ज़ेविथियर गार्ड के ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर क्लैन को एहसास होता है कि अगर ज़ेविथियर अपने विंग्स होने के बावजूद भी उड़ के नहीं जा रही है तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा पावर नहीं बची है। और हमें पता चलता है कि क्लैन के पास भी ज्यादा पावर नहीं होती है, जिस वजह से वो उम्मीद कर रहा होता है कि एलिसिया जल्द से जल्द अपनी कैद से आजाद हो जाए। तब यहाँ हम देखते हैं एंड्रयू के पौधे ने एलिसिया को जकड़ लिया होता है और यहाँ मैजिक पावर वाले बच्चे मेन बिल्डिंग में इकट्ठा हो चुके होते हैं। वो टावर एक इम्प्योर चीज है जिसे होली ग्राउंड पर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें इसे एलिमिनेट करना होगा। और इन सब के पीछे हाइडन के दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम क्लैन और एलिसिया है। उन्होंने वॉल्ट में से एक होली बुक को चुरा लिया है और उसकी सील को तोड़ दिया है, जिस वजह से ये टावर क्रिएट हो गया है। तो इसलिए हमें उस बुक को वापस लाके उन्हें सजा देनी होगी। और हाँ, उन्हें जिंदा वापस लाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग आज सक्सेसफुल होंगे उन्हें गॉड से और भी ज्यादा बड़ा तोहफा मिलेगा। तो चलो फिर अब सभी लोग अपनी अपनी क्रेस्ट दिखाओ। तब हम देखते हैं उन सभी के क्रेस्ट दिखाते ही एल्ड्रो के पीछे एक दरवाजा खुल जाता है जो कि बिल्कुल मिरर की तरह दिखाई दे रहा होता है, और वो वही मिरर होता है जिसके बारे में ने बायस को बताया होता है। तब उस गेट में से सबको वार्डन दिखाई देने लगता है जो कि उन सभी की पावर को बढ़ा देता है, जिस वजह से उन बच्चों को लगता है कि वो गॉड है। और वार्डन की पावर से ने के सिर पे लगे हुए क्रिस्टल की पावर भी बढ़ने लगती है। तब प्रोफेसर लैंग ने को फोकस करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन दोनों के पास ही लड़ाई का एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से उन्हें ही बच्चों को लड़ाई के अंदर लेकर जाना होता है, जिससे कि बेचारी ने बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। तब ने सारे बच्चों को अपने साथ चलने के लिए कहती है और एल्ड्रो रे को अपने पास बुला के कहने लगता है कि अब उसकी ट्रू पावर दिखाने का टाइम आ चुका है, जिस वजह से एल्ड्रो रे के ऊपर लगी हुई सारी लिमिट्स को हटा देता है और उसे ये भी बताता है कि अगर उसने उस स्टोलन बुक को रिकवर कर लिया तो वो उसे ड्रेल का ट्रू सक्सेसर मान लेगा और उसके सीक्रेट रूम के बारे में भी उसे बता देगा, क्योंकि रे यही चाहता है। तो रे इससे और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और एल्ड्रो को बुक ऑफ फोर्ज के अलावा किसी और की चिंता नहीं होती है, जिस वजह से वो किसी को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता है। तो एल्ड्रो
हीरो को अचानक से एलिसिया का ख्याल आता है, जिस वजह से वो एंड्रियो को किसी और काम के लिए बुलाने लगता है। तब यहाँ एलिसिया का बहुत बुरा हाल होता है। ये पौधा मेरी पावर को खींचते हुए और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिस वजह से ये बहुत जल्द उस केज को तोड़ देगा जिसके अंदर हम कैद हैं और मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। इसने मेरे अंदर रह रही क्लैन की पावर को बस थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अगर ये मुझे क्रश भी करना चाहता है तो भी मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मर ही नहीं सकती हूँ। तब वो पौधा ग्रो होते हुए उस केज को तोड़ देता है, जिस वजह से एलिसिया उस पौधे की कैद से आजाद हो जाती है और उसके सिर्फ 5 या फिर 6 ही रिब्स टूटी होती हैं और वो बिना क्लैन की पावर से अपने आप को हील भी नहीं कर सकती है। तब वो पौधा एलिसिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा होता, जिस वजह से एलिसिया ये मौका देखकर वहाँ से भागने लगती है और नोटिस करती है कि चाहे वो जगह रियलिटी में वैसी दिखाई नहीं देती है, पर वो एंड्रयू का गार्डन है जहाँ पर वो रेयर प्लांट्स को स्टोर करके रखता है। तब एलिसिया एंड्रयू की लैब में से बाहर आने में कामयाब हो जाती है और खिड़की के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि वो असली दुनिया में अभी भी एक बीस्ट की तरह है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसकी पूंछ मोटी हो गई है। तब वो छिपकली भी वहाँ पर घूम रही होती है, जो कि नेथन से बात कर रही थी। और तब एलिसिया को वहाँ पर एक स्नेल दिखाई देता है, जो उसे तब भी दिखाई दिया था जब वो इस दुनिया में कैद होने वाली थी, जिस वजह से वो सोचने लगती है कि आखिरकार वो क्या चीज है। तब वो स्नेल उसे बताती है कि वो उसके लिए एक साइन है और हम देखते हैं अचानक से वो स्नेल एलिसिया में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर एलिसिया नोटिस करती है कि वो स्नेल तब की एलिसिया बनी है जब एलिसिया ने अपनी आंख को नहीं खोया था। तब वो स्नेल कहने लगती है कि एलिसिया बहुत ज्यादा छोटी और पैथेटिक है, क्योंकि वो किसी की शैडो में छुप रही है और उसे मुक्का मार के खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे कि एलिसिया और ज्यादा जख्मी हो जाती है। तब वो स्नेल बाहर आकर फिर से एलिसिया का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि हीरो को तो और ज्यादा बड़ा होना चाहिए था, और अपने पैर से एलिसिया की हड्डियों को तोड़ने लगती है। तो एलिसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो ये समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार क्यों वो अपने आप को वहाँ पर देख पा रही है। तो मुझे इस वजह से देख पा रही हो क्योंकि तुमने हमेशा कहा है कि तुम दुनिया को बड़ा बनाना चाहती हो। तुम वो हीरो बनना चाहती हो ना जो कि डार्क बीस्ट के चारों लॉर्ड्स को हराए, पर आखिरकार तुम ये कैसे करने वाली हो? तुम्हें भी अभी तक ये एहसास हो गया होगा कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क बीस्ट के पहले ही लॉर्ड ने तुम्हारा बुरा हाल कर दिया था, जिस वजह से तुम वर्थलेस हो। आखिरकार तुम क्यों ऐसे ड्रीम को देख रही हो जिसे तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकती हो, और इसी वजह से तुम छोटी हो। तो एलिसिया चोट लगने के बावजूद भी दोबारा से खड़ी होने लगती है और उस स्नेल को बताने लगती है कि चाहे वो डार्क बीस्ट के चारों लॉर्ड्स को मिलियन ईयर्स तक भी ना हरा पाए या फिर दुनिया को बड़ा करना बस एक ड्रीम हो, पर फिर भी उसे ये ट्राई करके बहुत कुछ सीखने को मिला है, जिससे कि उसे एहसास हो गया है कि वो दुनिया को कैसे बड़ा कर सकती है। और क्योंकि जो उसके सामने एलिसिया बनी है वो तब की है जब एलिसिया मरी नहीं थी, तो उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब वो स्नेल फिर से एलिसिया को अपने पैरों के नीचे दबाने लगती है, पर इस बार एलिसिया ने उसे रोक लिया होता है। मुझे पता ही था कि ये चीज काम जरूर करेगी, क्योंकि मेरी पूंछ से मुझे एहसास हो रहा था कि मैं जितना ज्यादा सफर करूंगी उतनी ज्यादा पावर मेरी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये एक ट्रायल है जिसमें मेरी न्यू पावर जागने वाली है। तब हम देखते हैं एलिसिया की पूंछ के ऊपर एक रेस्ट बन जाता है और एलिसिया स्नेल को पीछे हटा के उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सच है कि डार्क बीस्ट के लॉर्ड ने मुझे मार दिया है और मैं उसकी एक इमोर्टल स्लेव बन गई हूँ, जिस वजह से मुझे उसके सारे ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा। और अगर वो चाहे तो वो मुझे कभी भी लास्ट में कन्वर्ट कर सकता है, पर उसने मुझे हमेशा कहा है कि वो मुझे कभी भी ये ऑर्डर नहीं देगा कि मैं हीरो बनना बंद कर दूं। और चाहे ये सुनने में रिडिकुलस लग रहा हो, पर उन वर्ड्स की वजह से मेरी दुनिया बड़ी हो गई है। तो एलिसिया उस स्नेल को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे कि वो स्नेल छोटा होकर गायब हो जाता है और एलिसिया के हाथ पर क्रैश आ जाता है। तो एलिसिया को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके अंदर भी मैजिकल टैलेंट है और वो इसके बारे में क्लैन को बताने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, क्योंकि क्लैन ने मैजिक पावर ना होने की वजह से उसका मजाक उड़ाया होता है। तो अचानक से वहाँ पर एक दरवाजा आने लगता है और एलिसिया को ड्रेल जैसी ही आवाज सुनाई देने लगती है, जो कि उसे उस दरवाजे से पास होने के लिए कह रही होती है, जिससे कि उसे एक स्किल मिलेगी, पर उसके बदले में वो सब कुछ भूल जाएगी जो यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ प्रोफेसर लैंग ने बच्चों के ग्रुप्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया होता है, जिसमें ग्रुप ए रोड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बी फॉरेस्ट के थ्रू जाएंगे और ग्रुप सी सीधा उस टावर की तरफ बढ़ेंगे। ग्रुप ए को प्रोफेसर ने लीड करेंगी और इसमें मैरी भी उनका साथ देगी। और आपको आगे बढ़ते हुए ये भी कंफर्म करना है कि रोड साइड की किसी भी बिल्डिंग में कोई भी बच्चा ना हो। ग्रुप बी को रे लीड करेगा और ये हमारी मेन यूनिट होगी, जिसमें रे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स को ले जाकर लेक की दूसरी साइड से उस टावर के ऊपर सरप्राइज अटैक करेगा। और जो लोग ग्रुप सी में है वो लोग दूर से ही मेरे साथ उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और हम लोग फ्रंट से भी इस वजह से हमला करेंगे ताकि हम दुश्मन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट कर सकें। अगर हमारे दुश्मन क्लैन के पास सच में बुक ऑफ टोआ है तो कोई ये नहीं बता सकता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है, और उसके पास उस बुक का होना ये साबित करता है कि वो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि रिसर्च के दौरान जब मैंने उस बुक को पकड़ा था तब उसने मेरी आधी बॉडी को जला दिया था। तो इसलिए अगर तुम्हें वो बुक मिल भी जाए तभी उसे टच मत करना, ये तुम लोगों की फर्स्ट बैटल है, तो इसलिए जिंदा रहना और इस बैटल को जीतना। तो चलो फिर अब सबसे पहले मैं फायर करता हूँ। तब प्रोफेसर लैंग अपनी स्पेल से क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उस हमले से क्लैन को कुछ भी नहीं होता और क्लैन कहने लगता है कि अब उन लोगों को मारने में थोड़ा
थोड़ा सा मजा तो जरूर आएगा, जिस वजह से वो अपने शैडो मॉन्स्टर्स को वहाँ पर बुला लेता है और उनके जरिए उन लोगों पर हमला कर देते हैं। तब हम यहाँ पर फिर से एलिसिया को देखते हैं। तुम दो स्किल्स को पोजेस कर सकती हो और ये एक ऐसा मैजिक का पाथ है जिसमें नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से तुम स्किल, स्पेल और मंत्रों को मिला के कुछ भी कर सकती हो, क्योंकि मैजिक की पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। ये आवाज चाहे ड्रल की तरह लग रही हो, पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और जो ये कह रहा है वो नेथन और बाकी स्टूडेंट्स की कहानी सुनकर सच लग रहा है, जिस वजह से मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग इस गेट में से गए थे और नेथन इस गेट में से पास नहीं हुआ था। और अब जब मैंने ट्रायल को पास कर लिया है तो शायद मुझे इस गेट में से क्रॉस हो जाना चाहिए। तो एलिसिया आगे बढ़ने लगती है, पर अचानक से वो रुक जाती है, जिस वजह से उस दरवाजे से आ रही आवाज उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्यों रुक गई है। तो एलिसिया उसे बताती है कि वो अपनी मेमोरीज को नहीं खोना चाहती है और उस दरवाजे को देखकर उसे लग रहा है कि वो एक ट्रैप है। तब एक हाथ एलिसिया को पकड़ने के लिए उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि एल्ड्रो ही होता है, जो कि एलिसिया से पूछने लगता है कि आखिरकार उसे कैसे पता चला कि वो एक ट्रैप है। तो एलिसिया कहने लगती है कि सिर्फ एक बेवकूफी इस बात पर विश्वास करेगा कि कोई उसे पावर देकर ऐसे ही जिंदा वापस जाने देगा। तो हेडमास्टर, तुमने बुक ऑफ टोआ का इस्तेमाल करके ये जगह बनाई है ना, और वो बुक चैप्टर नंबर 2 विलेज ऑफ ओरिजिन से बिलोंग करती है, और ऊपर से वो तुम ही हो ना जिसने ड्रेल को वो सीक्रेट रूम दिया था जिसमें तुम्हारी मदद नॉर्थ के डार्क बीच के लॉर्ड वार्डन ने की है। तो ये सुनकर एल्ड्रो हैरान हो जाता है, जिस वजह से एलिसिया को यकीन आ जाता है कि वो सच कह रही है। और जैसे एल्ड्रो उसे पकड़ने की कोशिश करता है वैसे एलिसिया वहाँ से भाग जाती है और उसे पकड़ने के लिए कहती है, पर तभी एल्ड्रो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से एलिसिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा है। और हम देखते हैं एलिसिया को उस दरवाजे में से ड्रेल का सीक्रेट रूम दिखाई दे गया होता है। तो एलिसिया जैसे आगे बढ़ रही होती है वैसे एंड्रयू आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ एल्ड्रो को भी यकीन नहीं आ रहा होता कि एलिसिया ने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, पर उसे एंड्रयू पर पूरा भरोसा होता है कि वो एलिसिया को संभाल लेगा, क्योंकि उसे प्लांट्स के अलावा किसी और से हमदर्दी नहीं होती है। तब हमें पता चलता है कि एल्ड्रो ने एंड्रयू को एलिसिया को मारने भेजा होता है और उसे अभी भी एलिसिया की सच्चाई के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि उसे अभी भी एलिसिया एक डार्क बीस्ट की तरह दिखाई दे रही होती है। तो एलिसिया ने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से वो एंड्रयू के हाथों से आजाद नहीं हो पा रही होती है और इस बार उसे उसकी बात समझ में आ रही होती है, जिस वजह से वो एंड्रयू से बात करने की कोशिश करने लगती है, पर एंड्रयू को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती, जिस वजह से एलिसिया एंड्रयू के हाथ को काट लेती है और उसकी कैद से आजाद होकर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वो स्कूल के स्टूडेंट से नहीं लड़ना चाह रही होती। तो एलिसिया एंड्रयू के ब्लाइंड स्पॉट पर पहुंच जाती है, जिस वजह से उसे लगता है कि एंड्रयू अब उसे नहीं ढूंढ सकता, पर तभी एंड्रयू अपनी क्रस्ट को एक्टिवेट कर देता है और एलिसिया को एक पेड़ के अंदर फंसा देता है। तो यहाँ पर हो, तुम्हें पता है सभी लोग अपनी क्रेस्ट को अपनी मर्जी का नाम देते हैं और मैंने अपनी क्रेस्ट का नाम गार्डन वर्ड्स रखा है, जिसकी पावर की मदद से प्लांट्स मेरी बात को समझते हैं और मैं इन्हें गाइड भी कर सकता हूँ। मेरे मैजिक के अंदर गार्डन वर्ड्स हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और चाहे किसी रैट को ये बताने का कोई फायदा नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम सिर्फ एक रैट नहीं हो। जिस ट्रैप में तुम फंसे हो उसे स्ट्रेंगलिंग ट्री कहते हैं और मैंने इनके सीड्स को पहले से ही यहाँ पर प्लांट कर दिया था और इन्हें ये कहा था कि ये तब बड़े होंगे जब ये मेरे टारगेट को ढूंढ लेंगे। तब एलिसिया को वो पेड़ जकड़ने लगता है, जिस वजह से उसे दर्द होने लगता है, पर उस दर्द की वजह से उसकी क्रेस्ट की पावर बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो थोड़ी देर बाद उसकी पावर को दोबारा से इस्तेमाल कर सकती है। तो एंड्रयू एक कैंची को बाहर निकाल लेता है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम उस केज से कैसे आजाद हुई जहाँ पर वो म्यूटेंट प्लांट भी था। लगता है तुम्हारे पास भी कोई स्पेशल पावर है। प्लांट्स हमेशा स्ट्रेंज वे में ग्रो करते हैं और जल्दी कमजोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें मरते हुए नहीं देखूंगा, जिस वजह से मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सिर को काट ही देना चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट